कुछ हम लोग ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे थे, ठीक है, जिसके मॉर्निंग में भी हम लोग ने दो सम्स ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। तो भी आप लोग टैक्स में याद रखना बच्चा, और जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए तो आपका टैक्स का चैप्टर, हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है, मीन्स एक दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। इन केस आपने इसके पहले के यदि आप लोगों ने लेक्चर को नहीं देखा है, तो जो यदि आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया लाइव, या फिर आपने लाइव नहीं अटेंड किया, तो मैंने आपको उसका वीडियो भी शेयर किया हो, तो आपको ट्राई करना है कि जैसे लेक्चर मैंने जिस सीक्वेंस में दिया हूं उसी सीक्वेंस में उसको फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, तभी जाकर आपको कुछ स्टूडेंट उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, तभी आपको 100% चीजें समझ में आ जाएंगे। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, एक लेक्चर देखोगे दूसरा नहीं देखोगे, या एक दो लेक्चर को छोड़ के तीसरे लेक्चर पे चले जाओगे, तो आपको डिफिकल्टी आएगी यहाँ पर समझने में। आपको मैंने जितने लेक्चर भेजा हो सब मैं स्टेप बाय स्टेप ही ट्राई कर रहा हूँ आपको देने के लिए, तो और स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे सिखा रहा हूँ आप लोग उसको ही उसी तरीके से आप लोग फॉलो करो उसके अंदर। अभी हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वेकेंट वाला केस देखेंगे। वेकेंट मीन्स क्या होता है? वेकेंट, ठीक है, वेकेंट मतलब क्या, खाली। मान लो आपने रूम को भाड़े पे दिया था, आपको नॉर्मली रूम हमारा भाड़े में 12 मंथ का हम लोग को रेंट मिलता है, बट किसी वजह से मान लो हमारे पास से कोई रेंट जो रेंटेड जो टेनेंट था वो चला गया, और रूम मेरा 2 महीने 3 महीने क्या रह गया, खाली रह गया। तो ऐसे जो फॉर्मेट हम लोगों ने फॉलो किए थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, सेम वही फॉर्मेट रहता, उसके अंदर एक बेसिक सा थोड़ा सा चेंजेस रहता, ठीक है। तो चेंजेस क्या रहेगा मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। सबसे पहले फॉर्मेट वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, सम कोई भी आएगा आपको सेम फॉर्मेट लिख देना, वही फॉर्मेट फॉलो करना है। और मैंने आपको बताया कि एग्जाम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का साथ साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पूछ सकता है, और डिडक्शन होते हैं, ऐसे कंबाइंड सम आते हैं मोस्टली। तो चलो पहले हम लोग फॉर्मेट लिख लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। हाँ हाँ, जब हम लोग किसी दूसरे पर्सन को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब जो असेसी हो वो क्या करता है, अपने घर के अपने ब्रदर, उसका भाई डिसेबल है उसको देख रहा है, ब्रदर्स को, सिस्टर को, मदर या किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, डिसेबल उसका देखभाल कर रहा था, 80 डबल डी वाला आता है। जब जब वो असेसी खुद ही डिसेबल है तो 80 यू आता है इसे। फेयर रेंट यहां पर आ जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन आ जाएगा, दोनों में से जो हायर रहेगा वो आ जाएगा विच एवर हायर। इसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड रेंट आता है। फिर ये दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों में से कौन सा रहेगा, विच एवर लोअर। हाँ, इसको ही एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट भी इसको बोलते हैं, या तो फिर आप लोग इसको बोल सकते हो लोअर, ठीक है। अभी थर्ड यहाँ पे क्या आता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। फिर ये दोनों में से जो हायर रहेगा वो लेने का। अभी वेकेंट वाले केस में यहां पर ही जो चेंजेस आएगा, यहां पर ही चेंजेस आने वाला, ठीक है। तो वेकेंट वाले केस में जब आपका घर खाली रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, विच एवर हायर लेकर यहां पर पहले लिख लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर इसमें से हम लोग लेस करते हैं लेस। अभी ये कौन सा अमाउंट रहता है लिख देता हूं, आप लोग को याद रहे, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब हायर वाला अमाउंट लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई
नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। जो भी आएगा इसमें से भी हम लोग को डिडक्शन आ जाता है, लेस करते हैं हम लोग। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है। इसके अंदर दो चीज का डिडक्शन मिलता है हम लोग का। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि 30% रहता है ऑफ NAB, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बाद इसका जो भी कैलकुलेशन आता है उसको हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखते हैं और इसमें से प्लस माइनस हम लोग कर लेते हैं। ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है। अभी वेकेंट वाला हम लोग सम लेकर देखते हैं। बच्चा नॉर्मल वाला सम रहेगा, फॉर्मेट के अंदर जो जो आइटम दिया है वही उठा उठा के पुट कर देने का, सम क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, मतलब बोल सकते हैं ना सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपको आएगा तो टैक्स में आएगा, यदि आपने थोड़ा सा भी टाइम दे दिया इसमें पढ़ने में। तो क्योंकि इसमें कुछ सब कुछ फिक्स रहता है, सैलरी के अंदर जो कुछ भी बॉस के पास से मिला लिख लेने का, जैसे मैंने सिखाया था। ठीक है, मतलब यदि आपको पता कि क्या पढ़ना कैसे पढ़ना तो एकदम इजी और सिलेबस है यहाँ पर है। अभी हम लोग वेकेंट वाले केस के सम देखते हैं निकाल के। ठीक है, शायद से नोट्स में मैंने वेकेंट वाला सम नहीं दिया है तो मैं अलग से बुक में से बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी टैक्स के भेजे हैं विद सॉल्यूशन के साथ, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग उसमें से भी सॉल्व कर सकते हो। दीदी अच्छा पानी, ये देखो चाहिए यहाँ पर आपको ये सम जो रहेगा शायद से कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टेक्स्ट बुक के अंदर ही देखना पड़ेगा, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ ये सम वेकेंट वाला। ये चलो बच्चा यहाँ पर मैं क्वेश्चन भेजता हूँ आप लोग को ग्रुप में। मुकेश, क्वेश्चन नंबर 28 वेकेंट वाला सम आप लोग देख लो। इसके बाद हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन करेंगे। ये देखो चाहे वेकेंट वाले सम को देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सम मोस्टली वैसे ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक इसके अंदर चेंजेस रहता है। सम को हम लोग रीड करते, देखो क्या लिखा है। मिस भारती भगत इज पार्सली ब्लाइंड। ठीक है, एक ऐसी है पार्सली ब्लाइंड है, 60% डिसेबिलिटी इसका। सी गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 का डेटा आपको दिया हुआ है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है पर मंथ का, रेंट रिसीव दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है हाउस नंबर 2 वाज द वेकेंट फॉर 2 मंथ। तो जब रेंट पूरा 12 महीने का नहीं दिया रहेगा, ऐसा लिख के देगा वेकेंट है, तो सब बन जाने का वेकेंट वाला केस है। ठीक है, वेकेंट वाला केस यहाँ पर दिया हुआ है। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, म्युनिसिपल टैक्स है जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग है। हाँ, आउटस्टैंडिंग हम लोग नहीं लेते, जब टैक्स हम लोग पे करेंगे तो ही लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस में देना दिया है मेंटेनेंस चार्जेस, नहीं लिखेंगे। हमारे फॉर्मेट के अंदर है क्या, हमारे फॉर्मेट के अंदर जितना रहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ वही लेते हैं, इसके ऊपर का बाहर का कुछ भी हम लोग नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया हुआ है, इसका चाहे पेड रहे चाहे आउटस्टैंडिंग रहे दोनों हम लोग लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा है कि बोथ लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 99 के बाद ये लोन लिया है, और पेड ड्यूरिंग द ईयर इतना इंटरेस्ट पे कितना किया, आउटस्टैंडिंग कितना, दोनों दिया हुआ है। नीचे लिखा है अदर इंफॉर्मेशन में, सी रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर्स 80,000 ऑन हर बर्थडे। उसके बर्थडे पे उसके भाई ने उसको 80,000 रुपए का गिफ्ट दिया, ठीक है। तभी 80,000 को गिफ्ट दे रहा है बच्चा, तो ये क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। मैंने बताया था यदि कोई रिलेटिव उसको गिफ्ट देता है आपको, ठीक है, तो रिलेटिव गिफ्ट देगा तो एग्जाम्प्ट होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर माफ होता है। फ्रेंड ने दिया तो अप टू 50,000 रुपीज तक माफ रहता है, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाता है। आगे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी रुपीज 1,20,000, 1,20,000 इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। कहां से, एनएससी से। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर तो पहले टैक्सेबल हो जाएगा, फिर वो हम लोग को एग्जेम्पशन मिलेगा, सॉरी डिडक्शन मिलेगा 80C के अंदर, ठीक है। एनएससी जो सेविंग, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहां पे आता है, 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो 1,20,000 वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। पहले वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा क्योंकि हमने इनकम कम अर्न किया है, लेकिन उसका अलग से डिडक्शन मिलता है हम लोग को यहाँ पर। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। तो चलो पहले सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो फेयर रेंट कितना दिया हुआ सब में, हाँ 25,000 दिया हुआ है, पर मंथ का है। हाँ नहीं दिया है ना, नहीं दिया तो डैश मार देने का बच्चा। और यहाँ पे देखो जो आपका एसओपी रहेगा ना, उसमें सब कुछ नील नील आता है, ठीक है, कुछ सोचने का नहीं, यहाँ पर नील नील सब में लिख देने का। यदि दिया भी रहेगा तो भी नील लिख देने का। किसका फोन है, टीवाई बैफ। तो यहाँ पर ये नील नील लिख देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील आ जाएगा। सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन ले लेने का। कितना इंटरेस्ट इसका, 30,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा, 30। अभी आने का एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी इसका कौन सा है, हाउस 2 है, ठीक है। हाउस 2 जो है लेट आउट है। फेयर रेंट दिया क्या सब में, नहीं दिया तो नील लिखने का। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ सब में 25,000 पर मंथ है, तो 25,000 इंटू 12 करने का, 12 महीने का निकालने का 3 लाख आएगा। 3 लाख लिख देने का, ठीक है। अभी ये दोनों में से हाइयर कौन सा है, 3 लाख आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट दिया क्या सब में, नहीं दिया तो यहाँ पर नील लिखने का। अभी ये दोनों में से लोअर कौन सा है, 3 लाख लेने का। अभी एक्चुअल रेंट रिसीव कितना दिया है, 28,000 पर मंथ। अभी देखो बच्चा 28,000, यहाँ पे देखो एक्चुअल रेंट रिसीव हमारा कितना है, 28,000 है, ठीक है। तो अभी यहां पर हमारा रूल क्या बोलता है, ये जो रेंट है ना, अभी यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट था, हम लोग को मिलना चाहिए था 28,000 इंटू 12 करते तो कितना अमाउंट मिलना चाहिए था, 3,36,000 मिलना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि 12 महीने का रेंट मिलना चाहिए था मुझे। 28,000 मेरा रेंट बनता है, 12 महीने का कैलकुलेट करते हो तो 3,36,000 हम लोग को मिलना चाहिए था, राइट। तो अभी मिल कितना रहा है, मिल रहा है सिर्फ 28,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन कितने मंथ का, 10 मंथ का। क्यों, क्योंकि हम लोग ने 2 मंथ हमारा क्या है, वेकेंट है। तो जो एक्चुअल रिसीव होगा वो 2,80,000 ही आएगा। लेकिन अभी हमारा रूल क्या बोलता है, विच एवर हाइयर यहाँ पे लेने का ना, नहीं सुनो, रूल क्या बोलता है, विच एवर हाइयर लेने का ना। बट देखने का कि वेकेंट वाले केस में यदि ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, ए वाला रेंट यदि हमारे ए जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आया उससे अनरियलाइजेबल रेंट, या आप बोल सकते हो जो हम लोग को एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड था, ठीक है, और जो रेंट है ए अमाउंट से ज्यादा होता है, अमाउंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। अभी अच्छे समझना चाहिए, यहाँ पर यही कंफ्यूजन के लिए है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए था 3,36,000, क्योंकि मैंने रेंट पे जो है ना सही रेट में मार्केट में दिया, ठीक है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है, 2,80,000। तो मेरी कोई गलती है क्या,
नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है तो विच एवर लोअर वाला ले लेने का, ठीक है, क्योंकि कम मिला ना मुझे, मेरी गलती तो गलती रहती तो ठीक है, गलती रहेगी तो ये 3 लाख को ही लेने का। गलती मतलब क्या, यदि इंटू 12 करने के बाद भी ये अमाउंट से कम आता है, ठीक है, मतलब यदि मैं किसी को 12 महीने के लिए देता हूं, कितने महीने के लिए देता हूं, 12 महीने के लिए देता हूं, ठीक है, और 12 महीने का कैलकुलेट करने के बाद वो अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आता है। एक्सपेक्टेड रेंट से क्या आता है, कम आता है। नहीं समझा तुम लोग को, चलो ठीक है, नहीं समझे समझाता हूं। क्यों गायब हो गया, चलो ठीक है। अभी देखो चाहे यहाँ पर हम लोग को रेंट कितना मिल रहा है, उसको हर महीने का कितना मिल रहा है, 28,000 मिल रहा है, और 2 मंथ वेकेंट है, तो एक्चुअल रेंट कितना रिसीव होगा, 2,80,000 आएगा, ठीक है, 2,80,000 एक्चुअल में रेंट रिसीव होगा। लेकिन अभी 2,80,000 हम लोग को मिला, यहाँ पर 2,80,000 लिख दिया। नॉर्मल वाले सब में क्या बोलता है, ये दोनों में से जो हायर रहेगा उसको यहाँ पे लिख देने का, नॉर्मल सब में। वेकेंट वाले सब में क्या देखने का, ये देखने का कि वो जो हम लोग को एक्चुअल में रेंट मिल रहा है वो हमको कम मिल रहा है, तो क्या हम लोग कम वाला यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, यदि आपका 12 महीने का रेंट ए वाले अमाउंट से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 12 महीने का जो रेंट है ए वाले अमाउंट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और लेकिन आपको रिसीव कम हो रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती है क्या, मैं गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स क्यों दूंगा। यदि मुझे 28,000 के हिसाब से मुझे रेंट मिलता तो 12 महीने कितना मुझे मिलता, 3,36,000, तो यहाँ पर अमाउंट कितना था, 3,36,000 आता है। हम लोग दोनों में से विच एवर हायर में कितना लिखते हैं, यहाँ पे 3,36,000, बट मुझे मिला क्या, नहीं, मुझे तो मिला कितना, 2,80,000, तो मैं 3,36,000 पे क्यों दूं, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे 3 लाख पे भी क्यों दूं, क्योंकि मुझे ज्यादा तो मिला नहीं है, तो हम लोग ऐसे में इसको कम वाला लेंगे, ठीक है। लेकिन यदि मान लो एक कंडीशन ऐसा समझो कि मैंने रेंट पे, भाड़े पे ही जो घर है ना, मैंने उसको रेंट पे ही कितने में दिया, 20,000 में दिया, कितने में दिया, तो 12 महीने का मुझे कितना मिलता है, 2,40,000, 2,40,000 मिलता है। यदि मुझे 12,000 का भी मिलता, मतलब 12 महीने का भी मिलता, तो भी तो मुझे विचेवर हायर में कौन सा आता है, 3 लाख ही आता है। यदि आपका 12 महीने से मल्टीप्लाई करने के बाद वो अमाउंट जो है इससे क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो नहीं 12 महीने के बता रहा हूं, ठीक है, यदि हम लोग 12 महीने से इंटू करने के बाद आपका रेंट इस अमाउंट से ज्यादा आया और आपको एक्चुअल में रेंट कम रिसीव हुआ, तो विच एवर लोअर वाला ले लेने का, ठीक है। और यदि इंटू 12 मंथ करने के बाद कम आ रहा है और वेकेंट होने की वजह से आपको कम रेंट मिला, तो फिर क्या करने का, हायर वाला ले लेने का, क्योंकि उसमें आपकी गलती है। ऐसा इतना दिमाग सिर्फ कब लगाना कि जब वेकेंट दिया रहेगा, जब आपको दिया रहेगा कि आपका प्रॉपर्टी जो है वो वेकेंट है और उसकी वजह से कम रेंट मिला। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये सम है, इसमें कंडीशन क्या है कि हम लोग को रेंट मिल रहा है 28,000 मिल रहा है। यदि मैं 12 महीने के लिए देता हूं तो 3,36,000 होता है, जो कि इससे ज्यादा है। मतलब मैंने अपने घर को सही पर्सन को सही रेट पे रेंट पे दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप अपने पहचान वाले को सस्ते में रेंट पे दे सकते हो, ठीक है। तो वेकेंट वैसे भी वेकेंट रहेगा तो उसमें आपकी गलती, आप 5,000 में किसी को रेंट पे दोगे तो मैं आपको टैक्स में माफ थोड़ा करूंगा। तो हम लोग ने उसको दिखाया गवर्नमेंट को, देखो मैंने 28,000 के दिया था 12 महीने के हिसाब से, यदि होता 12 महीने से मुझे रेंट मिलता तो 3,36,000 मिलता, और आपके हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, 3 लाख। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी मेरा घर वेकेंट रह गया, 28,000 का रेंट मिलता तो वेकेंट रह गया, तो मुझे रेंट सिर्फ कितना मिला, 2,80,000, मतलब दो महीने घर खाली रह गया, तो इसलिए मुझे कितना मिला, 2,80,000। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ कितने के ऊपर टैक्स दूंगा, 2,80,000। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को बताया यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है। यदि मैं 10,000 के, मान लो मैं किसी अपने पहचान वाले को देता, 10,000 में देता, 12 महीने के मुझे कितना मिलता, 1,20,000, तो गवर्नमेंट बोलती है तो आपकी गलती है ना, चाहे वेकेंट नहीं भी रहता तो भी आपका हमारे एक्सपेक्टेशन से तो कम ही है रेंट। तो आपको वेकेंट रहता तो भी, आपका 12 महीने रहता तो भी 1,20,000 मिलता, तो आपको तो इसके ऊपर ही हायर वाले पे ही टैक्स देना पड़ेगा। बट यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, यहाँ पर वेकेंट होने की वजह से मुझे कम रेंट मिला, क्योंकि 12 महीने से इंटू करने के बाद 3,36,000 आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में जो लोअर वाला है वो ले सकते हैं। अभी देखो म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया ओनर को, नहीं पे किया है तो नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग नहीं लेने का। तो हमारा एनुअल नेट एनुअल वैल्यू 2,80,000 है। 2,80,000 का 30% निकालो, कितना,
72,000 आएगा। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे किया, ये रॉन्ग है कि राइट है? एट्टी फोर आएगा। अभी देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 30। अभी ये दोनों माइनस कर लो, इसमें देखो नील है, नील में से 36 माइनस करेंगे तो माइनस में 36,000 आ जाएगा, और ये प्लस में 2,80,000 है, और इसमें से दोनों माइनस कर दो कितना आ जाएगा 1,00,000। अभी देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस में से माइनस माइनस कर दो, देखो फाइनली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है 1,24,000। ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ गया, ठीक है। अभी हम लोग यहां पर आते हैं, हम लोग को कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी निकालना पड़ेगा, तो हाउस प्रॉपर्टी का है। अभी हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इसने क्या क्या इनकम अर्न किया है, क्या रिसीव किया, गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर्स, ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर्स से उसने गिफ्ट रिसीव किया कितना, और ये पूरा का पूरा क्या होता है लेस कर देने का, एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरा, 80 के 80,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो नील हो जाएगा ये। इंटरेस्ट ऑन अक्रूड ऑन एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितना 1,20,000, तो ये तो टैक्सेबल यहाँ पर होता है। तो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1,20,000 हो गया। अभी क्या करने का, कंप्यूट कर देने का टोटल इनकम। तो यहां पर अभी हम लोग को टोटल इनकम कंप्यूटेशन करना है, तो यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। अभी यहां पर आ जाएगा हम लोग का इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया था 1,24,000, ठीक है। तो यहां पर जाके लिख देंगे 1,24,000, चाहिए तो आप यहां पे लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोगों ने बनाया है। दूसरा हम लोगों ने कहां से इनकम कमाया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से हम लोगों ने कमाया। अदर सोर्स से कितना आया 1,20,000, तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितना जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा कितना 2,44,000 ना, 2,44,000 आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ये दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लिया, इसमें से लेस कर देने का, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर तो देखो अभी हम लोग को डिडक्शन है, एक तो खुद वो फिजिकली डिसेबल है, जब वो खुद असेसी खुद फिजिकली डिसेबल रहेगा तो 80 यू के अंदर उसको मिल जाएगा
80 यू के अंदर आ जाएगा फिजिकल डिसेबल है, ठीक है। कितना? हाँ, और दूसरा कितना है? उसको इंटरेस्ट मिला था एनएससी से, ठीक है। तो 80C के अंदर उसका क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। तो 80C में उसने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इंटरेस्ट ऑन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कितना मिला? 1,20,000। तो टोटल डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 75,000 प्लस 1,20,000, कितना हो गया? 1,95,000। इसमें से इसको माइनस कर दो, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49,000 नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। इससे कॉपी कर लो बच्चा, फिर न्यू चैप्टर हम लोग करते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन का। ये कौन सा सम था बुक में से दिया ना? 28 है। नहीं, बिजनेस एंड प्रोफेशन पहले कर लेते हैं।